वेलकम बैक टू एवरीवन। नमस्कार सभी को। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज़ SN1 एंड SN2। सुनने में या ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि SN1 और SN2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से JEE मेंस में, एडवांस में, नीट में, एम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें तो ये काफ़ी आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से शुरू करूँगा, बहुत ही आसान लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको जाना है किसी प्लेस जिसका नाम है बी पर आपको पहुंचना है। ठीक है ना, आप कैसे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो कि एरोप्लेन से जा रहे हो या फिर साइकिल से जा रहे हो या कैसे जा रहे हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको दो रास्ते दे रहा हूँ। एक तो रास्ता ऐसा है कि आप पहले ए से सी पर पहुँचिए और सी से कहाँ पहुँचिए, बी पर। और एक रास्ता ये है कि डायरेक्टली ए से कहाँ चले जाइए, बी पर। तो बस क्या होता है, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन कोई डेफिनेट मतलब रिएक्शन नहीं है, ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है। जैसे हमें बी पर पहुंचना है तो एक तो ये हो गया कि ए से डायरेक्टली बी पर पहुंच जाओ, सबसे आसान है। एक और रास्ता है कि पहले ए से सी पे पहुंचो, सी से कहाँ पहुंच जाओ, बी पर। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों में क्या होता है, एक घटना सेम होती है। SN1 में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN2 के भी अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बस रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें हम डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, SN2। और SN1 का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें कम से कम दो रास्ते चुनना पड़े, एक A से C और C से B। तो जो ये दो रास्ते वाली सीरीज होती है इसी को क्या बोला जाता है, SN1। ठीक है ना, और A से B जा रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, SN2। तो SN1 और SN2 कुछ भी नहीं है, जस्ट अ पाथ ऑफ रिएक्शन। दोनों के कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नो डाउट, बस पाथ बदल जाएंगे। यहाँ पे SN1 में रिएक्शन पाथ दो स्टेप में चलता है, SN2 में फटाक से सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, SN1 रिएक्शन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है SN1। ठीक है, अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ले लेता हूँ R1, यहाँ ले लेता हूँ R2 और यहाँ ले लेता हूँ R3। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हैलोजन अटैच है। ठीक है ना, हमने ले लिया है 3 डिग्री हैलाइड को और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसी न्यूक्लियोफाइल से कराया हूँ। अब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये हैलोजन घर बार छोड़ के भाग जाएगा और हैलोजन के जगह पे कौन आके जुड़ जाएगा, स्वयं न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो भैया क्या करते हैं, हैलोजन को भगा देते हैं, R2 R3 R1, यहाँ कौन आ जाएगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल, प्लस न्यूक्लियोफाइल R2 R1 और R3। तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा, एक भी बन सकता है, दो कब बनेगा, एक कब बनेगा, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग उसके बारे में मत सोचिए, अभी ये समझिए कि न्यूक्लियोफाइल
हो सकता हो सामने से ऐड हो जाए, हो सकता हो पीछे से ऐड हो जाए। तो ये SN1 में घटना घटती है। चलो समझते हैं कि अब हम यहाँ पे कौन सा पाथ लगाएंगे, ऐसा कौन सा पाथ है जिसको SN1 कहा जाता है। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म से समझेंगे। मैकेनिज्म को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर SN1 का मैकेनिज्म पूरा का पूरा क्लियर है तो जाहिर सी बात है SN1 में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा R2, ठीक है, ये रहा R1, ये रहा R3, इसके साथ कौन अटैच है, हैलोजन। अच्छा जाहिर सी बात है हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 4 में बता चुका था। तो जाहिर सी बात है कार्बन पर कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो सॉल्वेंट क्या करता है, इस एनायन को अपनी तरफ खींचता है, इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, खींचता है। और जब इस एनायन को अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है एनायन जब यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो उसे कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उसके सामने कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये एनायन खींच के कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ये क्या बन गया, X माइनस। जाहिर सी बात है अगर हैलोजन पर माइनस आया है तो हैलोजन का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेकर गया ही गया, सामने से कार्बन का भी छीन कर लेकर चला गया, तभी तो उसके पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया और क्या बन गया, एनायन। तो इस बेचारे कार्बन पर कौन सी चार्ज आएगी, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, चार्ज कौन सी आ गई, प्लस। तो भैया ये टूट गया कैटायन और एनायन में। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये जो एनायन है और ये जो कैटायन है, हमने बचपन में पढ़ा था अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सॉल्वेंट के बारे में स्टडी किए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कैटायन और एनायन दोनों को हमने जब ब्रेक किया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे, इसलिए हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जो कैटायन और एनायन दोनों को क्या कर दे, स्टेबलाइज कर दे। तो याद रखना, हमें SN1 रिएक्शन में अगर कैटायन और एनायन बनाना है तो जिस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है वो 100% क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ लिख रहा हूँ, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है ना। अच्छा कैटायन और एनायन में टूटा तो आप जाहिर से बताइए, अगर कोई भी चीज़ आयंस में टूटती है तो उस प्रोसेस या उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सही बात, आयोनाइजेशन। अब भैया हमारा कैटायन और एनायन क्या है, तैयार है। एनायन कुछ नहीं कर सकता, कैटायन कुछ नहीं कर सकता। अब देखिएगा स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर 2 में तैयार रहिएगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा भैया, हमारा कैटायन क्या है, रेडी खड़ा है, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन में एक बंदा और मौजूद है जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखिए, अब जाहिर सी बात है ये क्या है, कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। फटाक से एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, R2 R1 R3 और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, हो गया। एक और बनेगा लेकिन हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ इसके अंदर रेसमाइजेशन वाला कंडीशन होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री जब इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आसान है। वी विल डिस्कस लेटर about the concept of chiral and about the concept of resmization, inversion, retention, whatever we will discuss later, okay, just forget। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, यहाँ तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल हो गया। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे बॉन्ड बना है। यहाँ पे एनायन और कैटायन का अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये स्टेप स्लो होना चाहिए कि फास्ट होना चाहिए, ज़रा बताइए,
बहुत फास्ट होगा, खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो भैया स्टेप 2 क्या हो गया, फास्ट हो गया। स्टेप 1 ये क्या होगा, आप इसके अंदर बॉन्ड बना रहे हैं कि बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बताइए जरा सा। हाँ, टूट रहा है। अच्छा, बॉन्ड भी तोड़ रहे हैं तो सिग्मा तोड़ रहे हैं कि पाई तोड़ रहे हैं, सिग्मा तोड़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो वो स्लो स्टेप होगा कि फास्ट स्टेप होगा, डेफिनेटली स्लो स्टेप होगा। तो ये हो गया क्या, स्लो स्टेप। और आप लोगों ने पढ़ा होगा जो स्टेप स्लो होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, एक बात बताइए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पहाड़ तो जानते होंगे, हिल एरियाज, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ये एवरेस्ट है, हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय भी काफ़ी बड़ी चीज़ होगी, छोटा मोटा हिल एरिया ले लेते हैं, आपके घर के आसपास का, थोड़ा आपके कॉलेज के आसपास का, आपके स्कूल के आसपास का, ठीक है ना। एवरेस्ट पे मत जाओ अभी। मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है ना। पहाड़ पे चढ़ना आसान है कि पहाड़ से उतरना आसान है, बताओ जरा सा। पहाड़ पे चढ़ना आसान है कि यहाँ से आप उतर जाओ इस हिल, ये यहाँ से उतरना आसान है कि चढ़ना आसान है? जाहिर सी बात है, ये चढ़ना मुश्किल है, ये उतरना क्या है, आसान है। तो कौन से जगह पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ए से बी में ज़्यादा टाइम लगेगा कि बी से सी में? दिमाग लगा के बताइए, ए से बी में ज़्यादा टाइम लगेगा कि बी से सी में? जाहिर सी बात है ए से बी में टाइम ज़्यादा लगेगा, बी से सी में टाइम कम लगेगा। ठीक है, आपके लिए कौन सा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी टू सी वाला या ए टू बी वाला? बताइए ज़रा, आपके लिए कौन सा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए से बी वाला या बी से सी? बी से सी में तो आप फटाक से पहुंच जाओगे, तो उसके लिए उतना टाइम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी टाइम कौन सा है लिखना, ए से बी हम कितने देर में पहुंच रहे हैं। तो ये स्टेप क्या होता है, स्लो, और ये स्टेप क्या होता है, फास्ट। ए क्या है, ये ए क्या है, रिएक्टेंट है। बी क्या है, आई मीन सी क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो बीचों बीच में कुछ समय के लिए जो नई चीज़ बन रही है, ये जो कुछ समय के लिए एक और प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, जो रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद कंज्यूम हो जा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट। इसी को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। मान लीजिए आपका इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका इंटरमीडिएट क्या है, हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब ये कभी बनना नहीं चाहेगा, और अगर कभी ये बनेगा नहीं तो रिएक्शन को कहाँ मूव करा देगा, बैकवर्ड। इसका मतलब आप इस बात को ज़रा समझिए कि हम अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो भैया प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। और मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है ना, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना कार्बोकैटायन बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से इस बात पर निर्भर करता है कि कितना कार्बोकैटायन बन रहा है। क्योंकि कार्बोकैटायन हमारा रिएक्टेंट है नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कहाँ से डिफाइन किया गया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। इसका मतलब अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाना है कार्बोकैटायन का, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड। तो हमें एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, साथ ही साथ हमें एक स्टेबल कार्बोकैटायन भी जनरेट करना है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये रहा आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को SN1 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ से जेईई मेंस में, नीट में, एडवांस में और एम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए, छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। स्टेप 1 पे ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, समझिए बात को। और स्लोवेस्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है सेकंड स्टेप में। लेकिन
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन के ऊपर, और स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोकैटायन में। और जब कार्बोकैटायन बन जा रहा है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लास्ट स्टेप में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बना बनाया खाना आया और न्यूक्लियोफाइल ने उसको क्या किया, खा लिया। तो अब बात को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है ना भैया। बना बनाया खाना में खाना बना कौन रहा है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अंदर अपना मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है कार्बोकैटायन के बनने के लिए, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जब टूटेगा तभी तो कार्बोकैटायन बनेगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही स्लोवेस्ट स्टेप में इकलौता बंदा है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल धोखाधड़ी वाला काम कर रहा है, वो सेकंड स्टेप में आ रहा है, जो स्टेप सबसे फास्ट है, जिस स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे ये बात अच्छे से लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए आईआईटी में, नीट में या फिर एम्स में ये क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, बोलना है नहीं। ऐसा अगर पूछा कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है SN1 रिएक्शन के लिए, लेकिन एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ एक पॉइंट लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए पावर 1 है यहाँ पे, इसीलिए इसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पावर 2 होता तो सेकेंड ऑर्डर हो जाता। इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। जाहिर सी बात है आप लोगों ने अभी कॉपी में लिख लिया होगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में हमारा मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद वाला प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगा और आयोनाइजेशन के दौरान सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड का टूटना आसान नहीं होता, तो यहाँ लिखा हुआ है आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन विल फॉर्म। आपका जो पहला स्टेप होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस स्टेप। पहले स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, निर्भर करता है। जाहिर सी बात है हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी। हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा इंटरमीडिएट कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। देखो आपके पास हैलाइड 3 तरीके के हो सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। 3 तरीके के हैलाइड हो सकते हैं। एक तो बच्चों हो सकता है 3 डिग्री, एक हो सकता है 2 डिग्री, एक हो सकता है आपका 1 डिग्री, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री हैलाइड में, 2 डिग्री हैलाइड में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री हैलाइड में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अगर आपको याद हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में ये पढ़ाया गया होगा कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होते हैं, रेजोनेंस वाले कार्बोकैटायन वो हाईली स्टेबल होते हैं। फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन और लास्ट में आएगा मेथाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद और भी सारे हो सकते हैं जैसे कि विनाइलिक कार्बोकैटायन और फेनाइलिक कार्बोकैटायन, बट हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होता है कि हमारा कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ही फास्ट होगा। तो यहाँ 3 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम लोग बस पॉइंट्स को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर्स SN1।
ठीक है ना, और वीक बेस ऑल्सो। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बनाया, तो कैटायन बनाया और एनायन बनाया, और हमने वहाँ पे अच्छे से बात लिखवाई थी कि सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही एक अच्छा सॉल्वेंट होता है जो कैटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज कर देगा, ताकि न्यूक्लियोफाइल अपना काम सेकंड स्टेप में अच्छे से कर सके। मान लीजिए कैटायन या एनायन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगी और हमें फिर से रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा सबसे बढ़िया सॉल्वेंट होता है वाटर, उसके बाद आता है मेथेनॉल, उसके बाद आता है एथेनॉल। ज़्यादातर यही सॉल्वेंट मिलेंगे, और भी आप एक दो यूज कर सकते हैं, बट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स ओनली। ओके, तो ये रहा तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अब चौथा पॉइंट देखिएगा। चौथा पॉइंट, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बना है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में अगर कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हमेशा होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मेथाइल शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, बेंजाइल शिफ्ट हो गया, फेनाइल शिफ्ट हो गया, या फिर मैं बात करूँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया या रिंग एक्सपेंशन हो गया। ये तमाम घटनाएं को एक ही लाइन में बोलूँगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस। तो लिख रहा हूँ, सिंस कार्बोकैटायन इज फॉर्मिंग एज एन intermediate, then rearrangement of carbocation will take place। ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में, बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आए हैं। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं रहता कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते ही न्यूक्लियोफाइल अपना काम कर देगा। ऐसा नहीं है, कार्बोकैटायन को बाकायदा मौका दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। अगर वो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन में अपने आप को बदल सकता है तो बदल दे। न्यूक्लियोफाइल थोड़ा पेशेंस दिखाएगा इस काम के लिए, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए, फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपसे डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आईआईटी में, नीट में, बोर्ड में आते रहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप तो एक टेक्निक ये हो गया कि आप निकाल सकते हो किससे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के टेक्निक से, ठीक है ना। ये आप क्या हो गया, पहला। अब इसमें एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन दूंगा, अभी बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको कंसेप्ट समझाना मेरा काम है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लोरीन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है। CH3Cl हो गया, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्लोरीन बाहर निकालोगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकालोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकालोगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और ये बनेगा मेथाइल कार्बोकैटायन। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ CBSE बोर्ड में या आपके जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड हैं उसी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आईआईटी नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा। तो अभी मैं बस कंसेप्ट को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को यूज कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए डिग्री ऑफ कार्बन सेम हो जाए, ठीक है ना। इफ डिग्री ऑफ कार्बन इज सेम, अगर डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखिएगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर। जाहिर सी बात है, जो बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा वहीं पर फट से कार्बोकैटायन बनेगा, और जो बॉन्ड उतने मुश्किल से टूटेगा वहाँ कार्बोकैटायन क्या बनेगा, थोड़ा धीरे बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, R के साथ ले लिया Cl, ठीक है ना, R के साथ ले लिया मान लो आयोडीन। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे उतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 डिग्री क्लोराइड ले लिया हूँ, ये 3 डिग्री क्लोराइड है और ये 3 डिग्री आयोडाइड है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आपने यहाँ से आयोडीन निकाला तो यहाँ भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकाला तो यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। सवाल उठता है कि दोनों में कार्बोकैटायन सबसे पहले कहाँ बनेगा। तो एक बात बताओ यार, कार्बोकैटायन को बनाने के लिए हम लोग हवा में डिसीजन थोड़ी लेते हैं, हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि बॉन्ड किसके साथ बना है। यहाँ पे क्लोरीन के साथ बना है, यहाँ पे आयोडीन के साथ बना है, ये वीकर होता है, ये स्ट्रांगर होता है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा ऑर्डर। तो जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फास्ट रहेगा। और मान लीजिए इफ डिग्री ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप इज सेम, ठीक है ना। मान लीजिए कार्बन की डिग्री और लिविंग ग्रुप दोनों सेम हो जाएं, जैसे मान लीजिए लिख ले रहा हूँ RI और यहाँ भी लिख ले रहा हूँ RI, ठीक है ना, दोनों के दोनों RI हैं, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री। अब कैसे आंसर निकालोगे, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। अब यहाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ये समझ लो, पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ये बात चल रही, पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट का पोलर नेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वाटर जो होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगा, मेथेनॉल, उसके बाद कौन आएगा, एथेनॉल, ठीक है ना। ये कौन सा ऑर्डर है, दिस इज द पोलर ऑर्डर, ये पोलर नेचर का ऑर्डर है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है। तो जिस सॉल्वेंट का पोलर नेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे अच्छे से कैटायन एनायन बनेगा भी और अच्छे से उन्हें स्टेबलाइजेशन भी प्राप्त होगा। तो मान लो अगर इन दोनों में, मान लो यहाँ पे मैंने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया हो और यहाँ पे मैं अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज किया, तो 100% वाटर एज अ सॉल्वेंट वाले में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इमीडिएट कैटायन एनायन बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे स्लो प्रोसेस होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कम है। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन कई सारे मतलब कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बता दिया है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1। SN1 के अंदर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे ये कार्बन हो गया, मैं आपको कार्बोकैटायन के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 4। मान लीजिए 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो क्या बन जाता है कार्बोकैटायन। तो ये बॉन्ड की संख्या 1 2 3, लोन पेयर की संख्या कितनी होती है, 0। एनायन भी कोई भी नहीं है, तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो इसका शेप या बोले तो ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू VSAPR इसका शेप और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्री, दोनों की दोनों क्या आएगी, प्लेनर आएगी। अब प्लेनर का मतलब क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड कहाँ पर है, एक ही प्लेन पर है। और एंगल कितना मेंटेन है, एंगल कितना मेंटेन है, 120 डिग्री मेंटेन है। कितना मेंटेन है, 120
20 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा सेकंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये बात तो जान चुके हो कि जब हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ के भागता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है उस समय उस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो ज्योमेट्री कैसी दिखाता है, प्लेनर। तो मान लेते हैं ये वही कार्बन है बच्चों, कौन सा, ये वही कार्बन है। मान लीजिए ये पहला बॉन्ड है जो उसी प्लेन पर मौजूद है कुछ इस तरीके से। दूसरा बॉन्ड आपके मोबाइल के स्क्रीन के बाहर आ रहा है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये दूसरा वाला बॉन्ड है जो मोबाइल के स्क्रीन से कहाँ आ रहा है, बाहर। और तीसरा वाला बॉन्ड आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा पहला बॉन्ड जो बोर्ड पर है, दूसरा बोर्ड के अंदर हो गया, तीसरा बोर्ड के बाहर हो गया। तो आप ऐसा समझिए मॉलिक्यूल इस बोर्ड पे नहीं है, मॉलिक्यूल ऐसा है, एक बॉन्ड आपके बाहर की तरफ, एक बॉन्ड अंदर की तरफ और एक बॉन्ड ऐसा। और ये एंगल कितना मेंटेन है, ये एंगल कितना मेंटेन है, 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्लेनर ज्योमेट्री। और ये हो गया इसका कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल, चार्ज कौन सी हो गई है, पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस होता है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस होता है। वो ये सोचता है कि या तो मैं ऊपर से अटैक कर दूं, तो मान लीजिए अगर ऊपर से अटैक किया, फ्रॉम अबव द प्लेन, मान लो अबव द प्लेन से अटैक किया, तो प्यारे बच्चों आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये R1 R2 R3 है, तो ये हो जाएगा R1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा आपका क्या। ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस IIT नीट में आते हैं। R3 मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ऐड हो गया, तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल नीचे से ऐड किया, कहाँ से, नीचे से, फ्रॉम बिलो द प्लेन से अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से जुड़ेगा, तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है। और ये हो गया क्या, ये हो गया क्या हमारा R3। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जुड़ गया, नीचे से, ठीक है। इसका मतलब आप इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए, स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 में कब डेवलप होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन होता है वो SN1 में तभी डेवलप होगा जब ये बनने वाला जो प्रोडक्ट का कार्बन है, बनने वाला जो प्रोडक्ट का कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, इफ प्रोडक्ट इज कायरल, ठीक है ना, प्रोडक्ट इज कायरल, या फिर ध्यान से समझिएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन, जिस कार्बन पर ए प्रोडक्ट इज कायरल अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन। मतलब आप ये बात को समझिए कि जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद उसी कार्बन पर अगर कायरलिटी डेवलप हो रही है, तब उस पर्पस पे बात चल रही है, ठीक है ना, तब उस कंडीशन में हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ये प्रोडक्ट है और एक तो ये प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे अलग आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अलग आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये D फॉर्म बनेगा। अब मान लो अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया होगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो कौन सा फॉर्म बना होगा, L फॉर्म। अब आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि D और L आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं,
डी फॉर्म इज मिरर इमेज ऑफ एल फॉर्म। इसलिए बच्चों इसके अंदर डी इनेंशियोमर के भी कुछ परसेंटेज बनेंगे और एल इनेंशियोमर के भी कुछ परसेंटेज बनेंगे। तो आप लोगों को ऐसा बताया गया होगा कि जहाँ पे इनेंशियोमरिक मिक्सचर बनते हों, दिस इज कॉल्ड इनेंशियोमरिक मिक्सचर। इसको क्या बोला जाता है? इनेंशियोमरिक मिक्सचर। तो जहाँ पे इनेंशियोमरिक मिक्सचर बनता है उसी को क्या बोला जाता है? रेशमिक मिक्सचर विल फॉर्म। तो याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट अगर कायरल बनता है उस कार्बन की वजह से, तो याद रखिएगा वहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना? 2 या 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की मदद से। अभी फिलहाल इस मुद्दे पर आप ध्यान रखिएगा कि रेशमी मिक्सचर तो 100% बनता है SN1 में, ठीक है ना, लेकिन कायरलिटी वाले कंसेप्ट के अंदर रेशमी मिक्सचर विल फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? रेसिमाइजेशन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है IIT नीट के अंदर कि क्या SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है? तो आपको बोलना है हाँ। क्या SN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं? बोलना है हाँ। दोनों का आपस में संबंध क्या है? बोलना है दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस वालों को क्या बोला जाता है? इनेंशियोमरिक मिक्सचर। तो इसके अंदर क्या रेशमी मिक्सचर बनेगा? तो बोलना है हाँ। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो ये बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो ये बनेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। अगर कोई डी फॉर्म है तो दूसरा वाला एल फॉर्म है, अगर ये एल फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा? डी फॉर्म। नोट कीजिए, हम लोग इसके अंदर कुछ और बातें करने वाले हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द कंसेप्ट ऑफ टाइड आयन पेयर। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत काफ़ी नया टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना। अच्छा, आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को जब पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक परफेक्ट कैटायन बने। इसको क्या बोला जाता है? परफेक्ट कैटायन बने। कुछ परसेंटेज, ध्यान से सुनिएगा, कुछ परसेंटेज लगभग 2 से लेकर 20, 2 से लेकर 20% तक इस टाइप का कैटायन बनता है जिसको बोला जाता है टाइड आयन पेयर। ये आयंस के क्या हैं? पेयर हैं, ये बनते हैं। इसमें क्या होता है कि परफेक्टली आयोनाइज नहीं हो पाता। ध्यान से समझिए, ये जो हमारा कैटायन, ये जो हमारा एनायन, इनके बीच में परफेक्टली आयोनाइजेशन नहीं हो पाता। इनके बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा। तो इसी को क्या बोला जाता है? टाइड आयन पेयर। जब ये परफेक्ट एनायन बनता है तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। ये दोनों साइड से क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे आपको परफेक्ट रेशमाइजेशन प्राप्त हो जाएगा। परफेक्ट रेशमाइजेशन का मतलब होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा आपको, इक्वल कंट्रीब्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए ये 20% बना होगा तो इसका मतलब ये 80% बना होगा। अगर ये 80 बना होगा तो 40% डी इनेंशियोमर मिलेगा, तो 40% क्या मिलेगा? एल। तो यहाँ पे तो अपना परफेक्ट इनेंशियोमर मिल जाएगा, परफेक्ट रेशमी मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ वाले कंडीशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता, कैन नॉट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड। क्यों नहीं अटैक कर सकता? क्योंकि फ्रंट साइड पे स्वयं एक न्यूक्लियोफाइल है जो क्या कर सकता है? रिपल्सन। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो बैक साइड से जब अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ये रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है? जल्दी से सुनो। रिटेंशन का मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट, ठीक है ना।
सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जिस तरफ ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है इसी तरफ, जिस तरफ ये X माइनस जुड़ा है इसी तरफ अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो उसी को बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करे, अगर उसके पीछे साइड से जुड़े तो उसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो जाहिर सी बात है, मान लो इसके अंदर 40% रिटेंशन बना होगा तो 40% क्या बन जाएगा? इन्वर्जन। तो 40% इसका और 20% इसका, मतलब 60% इन्वर्जन और 40% क्या होता है? रिटेंशन। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, जनरली 100% रेसमाइजेशन does not take place। ठीक है ना। ज़्यादातर 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर? रिटेंशन के ऊपर। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन उन दोनों में जो इन्वर्जन है वो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा और रिटेंशन वाला क्या होगा? थोड़ा कम बनेगा। ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, उसके बाद हमारा है ख़त्म। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रेसमाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर भी क्वेश्चंस आजकल IIT नीट में आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्या रेसमाइजेशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब नियरली 100% रेसमाइजेशन कब होगा, 100 से कम कैसे होगा। हम इसका भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पे रेसमाइजेशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे रेसमाइजेशन कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो रेट ऑफ रेसमाइजेशन होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा बनेगा, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना, टाइट आयन पेयर बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। और अगर टाइड आयन एयर कम बनेगा, टाइड आयन पेयर अगर कम बनेगा तो जाहिर सी बात है इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा? कम डोमिनेट करेगा। अगर इन्वर्जन कम डोमिनेट करेगा तो ज़्यादातर मेजर कंट्रीब्यूशन में क्या होगा? इक्वल कंट्रीब्यूशन डोमिनेट करेगा और रेसमाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो रेसमाइजेशन को बढ़ाना है, अगर रेसमाइजेशन का कंसंट्रेशन या रेसमाइजेशन के रेट को या रेसमाइजेशन के परसेंटेज को बढ़ाना है तो हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड रेट ऑफ रेसमाइजेशन। आपको बताना है कहाँ पे रेसमाइजेशन की रफ्तार तेज होगी। ठीक है ना। ये रहा बेंजीन रिंग और ये है CH मेथाइल और यहाँ लगा दिया क्या? क्लोरीन। ये रहा CH मेथाइल, यहाँ लगा दिया क्या? क्लोरीन। आपको बताना है इस A और B में कहाँ पे रेट ऑफ रेसमाइजेशन फास्ट होगा, मतलब कहाँ पे रेसमिंग मिक्सचर ज़्यादा बनेगा, कहाँ पे रेसमिंग मिक्सचर कम बनेगा। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से क्लोरीन आयोनाइज होके बाहर जाएगा, ठीक है, तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ से अगर क्लोरीन बाहर जाएगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। इसका नाम है A, इसका नाम है B। ये वाला बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है 2 डिग्री वाला, ये नॉन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है 2 डिग्री वाला। तो ये रेजोनेंस में है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो टाइड आयन पेयर ये कम बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है तो टाइड आयन पेयर क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे टाइड आयन पेयर क्या हो रहा है? कम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेसमाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेसमाइजेशन का रेट भी बढ़ेगा
और रेसिमाइजेशन में बनने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें परफेक्ट रेसिंग मिक्सचर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे रेसिमाइजेशन क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।